नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जो पार्टियां सत्ता में आती हैं वो किस तरह से बड़ी तेज़ी से बदल जाती हैं, उनका स्वभाव, उनका चरित्र, उनके रहने, उनके काम करने का अंदाज़ कितनी तेज़ी से बदलता है। अगर इसका एक ज्वलंत उदाहरण आपको देखना हो तो आप भारतीय जनता पार्टी को देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देख सकते हैं। ये पार्टी पिछले 5 सालों में या कहें तो 10 सालों में एक 5 सितारा पार्टी में तब्दील हो गई है। जगह जगह उसने शानदार दफ्तर बनाए हैं और उन दफ्तरों की चकाचौंध देखकर आप भी हैरान रह सकते हैं कि कोई राजनीतिक दल जो गरीबों के लिए काम करने का दावा करता हो, क्या वो इस तरह से अपने दफ्तरों पर पैसा खर्च कर सकता है। ये प्रसंग आज मैंने इसलिए उठाया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दिल्ली ऑफिस, नया ऑफिस बना है और उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। केशव कुंज के नाम से बना ये ऑफिस 5 लाख स्क्वायर फीट में है। 3 बड़े बड़े टावर हैं उसमें। 270 कारें वहाँ पर पार्क करने की जगह है। 3 स्टेट ऑफ आर्ट ऑडिटोरियम्स हैं जिनमें 1300 से ज़्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं। लाइब्रेरी है, क्यूबिकल्स बनाए गए हैं, 5 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया गया है इसमें। बहुत बड़ा लॉन है, लाइब्रेरी है और भी बहुत सारी चीज़ें। 300 कमरे हैं इस ऑफिस में। अब आप सोचिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने आप को एक कहें तो गैर सरकारी संगठन है कहता है, और हम सब जानते हैं, जो लोग आज की जनरेशन के हैं शायद उन्हें पता नहीं होगा, लेकिन आज से 30-40 साल पहले तक आरएसएस के प्रचारक कार्यकर्ता कितनी सादगी से रहते थे, किस हालात में रहते थे, क्या ओढ़ते पहनते थे और क्या खाते पीते थे। बिल्कुल आप समझिए कि वो ठीक है, उनकी एक विचारधारा है, थी, उससे आप असहमत हो सकते हैं, उसे आप इस देश के लिए, इस समाज के लिए खतरनाक भी मान सकते हैं। लेकिन वो लोग जो उस विचारधारा को फैलाने में लगे थे, दूर दराज के गांवों में जाकर काम करते थे, पिछड़े इलाकों में, विपन्न इलाकों में, आदिवासी अंचलों में घर बार छोड़कर, परिवार छोड़कर शादियां नहीं करते थे, 2 जोड़ी कपड़े में गुजारा करते थे और कभी इस घर में खाना तो कभी उस घर में खाना, इस तरह से अपना जीवन यापन करते हुए वो संघ के एजेंडे को दूर दूर तक ले जाते थे। लेकिन आज जब आप आरएसएस के इस केशव कुंज को देखेंगे, और आपने देखा होगा, इसका वीडियो तमाम जगहों पर है, इसके चित्र पूरे मीडिया में छाए हुए हैं कि किस तरह की भव्य और दिव्य विलासितापूर्ण बिल्डिंग बनाई गई है। कहा जा रहा है कि 150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हमेशा इस तरह के प्रोजेक्ट की जो लागत है वो लोगों को कम ही बताई जाती है ताकि लोग ज़्यादा आपत्तियां ना करें। हो सकता है कि ये 500-700 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया ऑफिस हो। कहाँ से आया ये पैसा? इसका जवाब आरएसएस के लोग दे रहे हैं कि ये तो कार्यकर्ताओं ने चंदा देकर इकट्ठा किया था, उनके दान से, योगदान से 150 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए और उससे ये ऑफिस निर्मित किया गया है। अगर आप
आरएसएस के इस कार्यालय के अलावा भारतीय जनता पार्टी के गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर, ज़िला मुख्यालयों, राज्य मुख्यालयों का एक दौरा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अचानक भारतीय जनता पार्टी धन धान्य से भरपूर हो गई है और एक बड़ी लागत से अपने दफ्तरों को भव्य बना रही है। देश भर में आलीशान इमारतें उसने खड़ी कर डाली हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी कोई रियल एस्टेट की कारोबारी हो कि हर जगह भवन खड़े कर लो, हर जगह प्रॉपर्टी बना लो और उसके बल पर अपना एक ऑरा क्रिएट करो कि हम शक्तिशाली भी हैं, बलवान भी हैं, हम धनवान भी हैं। उस देश में जहाँ पर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज की मेहरबानी पर निर्भर कर रहे हों, तकरीबन 20 करोड़ लोग एक समय का खाना खाकर जीवन बसर कर रहे हों, कपड़े लत्ते की छोड़ दीजिए, चिकित्सा सुविधाओं की छोड़ दीजिए, शिक्षा व्यवस्था की छोड़ दीजिए, वो आगे की चीज़ है। लेकिन जहाँ इस तरह की विपन्नता हो, वहाँ देश का चरित्र निर्माण करने वाली, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का दावा करने वाली एक संस्था इस तरह से अय्याशी करे, उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी इस तरह की विलासितापूर्ण इमारतों में काम करें, सुविधा संपन्न हों, ये क्या देश को चिढ़ाने वाला नहीं है? ये आरएसएस है और जिसका सीधा नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी पर बताया जाता है कि वो तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे चलेगी, उसका एजेंडा क्या होगा। तो जो खुद संस्था इस तरह से विलासिता का शिकार हो रही हो, वो अपने पेट से निकली पार्टी को कैसे रोक सकती है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक दूसरे तरह की एक कारपोरेट संस्था के रूप में तब्दील कर दिया है। कारपोरेट मतलब कारोबारी पार्टी के रूप में तब्दील कर दिया है, जो अपनी एक तरह से व्यापार कर रही है, राजनीति का भरपूर धन इकट्ठा कर रही है, भरपूर धन वसूल रही है और उस पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत खुश होंगे, उनके नेता और भी खुश होंगे कि उनकी पार्टी कैसी चकाचक हो रही है, कैसी चमचमाती बिल्डिंगों में अपने दफ्तर चला रही है, अपने कामकाज चला रही है। उसके नेता किस तरह की कीमती बेशकीमती कारों में घूम रहे हैं, हवाई जहाज़ों की सैर कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें एक 5 सितारा संस्कृति जो है बीजेपी और आरएसएस को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? सवाल केशव कुंज भर का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो देश भर में बड़े बड़े आलीशान ऑफिस खुल गए हैं, उनके लिए पैसा कहाँ से आया? क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए इकट्ठा किया गया असंवैधानिक पैसा है जो इन जगहों पर खर्च किया गया है? क्या इन भवनों को खड़ा करने में अडानी की कोई भूमिका है या गुजरात के दूसरे कारोबारियों ने पार्टी में ये इन्वेस्टमेंट किया है कि भाई इतने दफ्तर आप बनाओगे और बदले में आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? क्या इस तरह का कोई सौदेबाजी हुई है? क्योंकि ये बात निकल के आ रही है कि इन दफ्तरों का निर्माण प्राइवेट पार्टीज से करवाया गया है और उन्हें अच्छी खासी कीमत दी गई है इनके लिए। तो वो ठेकेदार कौन हैं, कहाँ के हैं?
उनको ठेके किस तरह से दिए गए हैं, कौन है जो पार्टी में तय कर रहा है कि कौन सा दफ्तर कौन ठेकेदार बनाएगा और उसको कितने पैसे दिए जाएंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें आपको सोचना चाहिए। जो अंधभक्त हैं उनकी आंखें बंद हैं, वो कुछ नहीं देख पाएंगे अभी, उनसे अपेक्षा करना ही व्यर्थ है। लेकिन जो अभी भी सोचने समझने की शक्ति रखते हैं उन्हें सवाल पूछना चाहिए, मोदी जी से, शाह से, मोहन भागवत से, कि क्या बीजेपी अमीरों की पार्टी है? क्या बीजेपी के नेता अब अमीरों की तरह रहने लगे हैं? उनमें इतना बड़ा परिवर्तन हो गया है? क्या इस तरह से देश सेवा की जाएगी? क्या ये देश सेवा है भी, या देश सेवा के नाम पर मेवा खाया जा रहा है? इस देश की जनता का खून चूसा जा रहा है और इस तरह के भवन खड़े किए जा रहे हैं, इस तरह की साधन संपन्नता लाई जा रही है, सुविधाएं इकट्ठी की जा रही हैं। और इससे जुड़ा एक और सवाल है कि जब आप 5 सितारा संस्कृति पैदा करेंगे तो आपका संगठन, आपकी पार्टी, उसका चरित्र क्या बनेगा? वो किस तरह से जनता से जुड़ पाएगी? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक वर्ग जो जुड़ा है, संपन्न वर्ग, वो अब भ्रष्टाचार के दलदल में खड़ा हुआ है, उसके पास भ्रष्ट कमाई के पैसे आ रहे हैं, वो अपने पार्टी के संगठन में दान दे रहा है, भवनों के निर्माण में चंदा दे रहा है, केशव कुंज बनवा रहा है, खुद हवाई यात्राएं कर रहा है। ये बार बार सूचनाएं आ रही हैं कि अब आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भी भ्रष्टाचार का खून लग गया है उनकी जुबान में, और वो अब वही सारे दंड फंद करने लगे हैं, यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर कॉन्ट्रैक्ट लेने तक, कमीशन खोरी तक, ये सारा कुछ आरएसएस के कार्यकर्ताओं में निचले स्तर तक चला गया। बीजेपी की तो बात ही छोड़ दीजिए, बीजेपी में तो वो संस्कृति पहले ही आ रही थी और इस मोदी काल में वो भरपूर आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी भले ही कह रहे हो न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन पूरी पार्टी जमकर जीम रही है, पंगत लगी हुई है और सब खा रहे हैं। अब देखिए कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसने बताया है कि पिछले 1 साल में भारत की जो भ्रष्टाचार की जो रेटिंग है वो 3 पायदान और नीचे आ गई है, मतलब भारत और भ्रष्ट हो गया है। 2015 में भारत की रेटिंग 75 के आसपास थी, 75-76 थी, और अब वो 96 पहुंच गई है। 20 पायदान नीचे आ चुकी है इस मोदी काल में। आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का कितना विस्तार हुआ है। केवल इससे मत सोचिए कि भ्रष्टाचार का कोई मामला खुला नहीं, कोई आरोप चिपका नहीं मोदी पर। अगर ऐसा हुआ है तो इसलिए कि मोदी जी ना पत्रकारों को कोई आज़ादी देते हैं, ना खोजी पत्रकार काम कर पाते हैं, क्योंकि जगह जगह उन्होंने रोक लगा रखी है। पहले हम जैसे पत्रकार मंत्रालयों में चले जाते थे, ब्यूरोक्रेट से मिल लेते थे, मंत्रियों से मिल लेते थे, नेताओं से मिलते थे, उनसे जानकारियां मिलती थी, वो सारे पर उन्होंने पाबंदियां बिठा दी हैं। हर एक की निगरानी हो रही है। कोई भी मंत्री तक घबराता है स्वतंत्र पत्रकारों से मिलने में, तो इसलिए वो खबरें बाहर नहीं आ रही। लेकिन जो खबरें आई हैं वो भी काफ़ी हैं। राफेल की डील में जो हुआ, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने लीपापोती कर दी, लेकिन हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। हम सब जानते हैं कि अडानी के साथ क्या क्या
चल रहा है, और भी बहुत सारे मामले हैं जिनकी चर्चा अभी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा ये बताया जाना कि पिछले 10 साल में बहुत नीचे आ गया है भ्रष्टाचार के मामले में, भारत देश बहुत गिर गया है, उसका पतन हुआ है, ये अपने आप में बताता है कि सत्तारूढ़ दल की इसमें साझेदारी है, भागीदारी है, उसके कार्यकर्ताओं की, उसके नेताओं की देख रेख में ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अगर वो भ्रष्ट ना होते तो भ्रष्टाचार होने ना देते। तो भ्रष्टाचार की गटर गंगा मोदी राज में बह रही है, और उसी में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहा रहे हैं, उसी में आरएसएस के नेता कार्यकर्ता नहा रहे हैं। और ये तो केवल भवनों के निर्माण, सुविधाओं के इकट्ठा करने का मामला है, और भी दूसरे तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं जिनके बारे बीच बीच में कहीं का वीडियो नागालैंड का आ जाता है, कभी कहीं और का वीडियो आ जाता है, सेक्स वीडियो आ जाते हैं, और फिर उनको दबा दिया जाता है, उनका चर्चा बहुत नहीं हो पाता है। तो हर तरह का, जब देखिए पैसे का भ्रष्टाचार शुरू होता है तो तमाम तरह के भ्रष्टाचार फिर वहाँ पर जड़ें जमाने लगते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि दूसरे तरह के भ्रष्टाचार भी इस पार्टी और संगठन में जमकर फल फूल रहे हैं। ये है आज की भारतीय जनता पार्टी और आज का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भ्रष्टाचार के दलदल में घुसा जा रहा है, क्योंकि उसको अब आदत लग गई है सुविधाओं की। वो अब इन सुविधाओं के बिना नहीं रह सकता है। उसे धन चाहिए, विलासिता चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, मोटा पैसा चाहिए, और उसके बल पर वो राजनीति करता है। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च करती है। वो पैसा कहाँ जाता होगा? कुछ कार्यकर्ताओं तक जाता होगा, कुछ मतदाताओं को बांटा जाता होगा, ऊपर से नीचे तक बंटने का काम शुरू होता होगा, और किसके पास कितना धन इकट्ठा हो रहा है कोई नहीं जानता। मोदी शाह भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि वो चुनाव जीतने में अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं और पैसा बिल्कुल धड़ाधड़ देते जा रहे हैं। और वो पैसा कार्यकर्ताओं को भ्रष्ट बना रहा है, नेताओं को भ्रष्ट बना रहा है, पूरे संगठन को भ्रष्टाचार के जंजाल में फंसा रहा है। और ये पैसा, चूंकि देख रहे हैं आरएसएस के प्रचारक, संगठन के लोग कि इस तरह से बीजेपी में पैसा है, तो उनका भी लालच बढ़ रहा है, वो भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और धीरे धीरे वो भी भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। तो ये केशव कुंज जो है वो भ्रष्टाचार का शीश महल है। बीजेपी के जो बड़े बड़े भव्य ऑफिस हैं वो भ्रष्टाचार के शीश महल हैं, ये ऑफिस नहीं हैं। अभी अरविंद केजरीवाल के पूर्व मुख्यमंत्री निवास के बारे में कहा जाता था कि वो शीश महल है, लेकिन ये सारे शीश महल हैं, ये बीजेपी के शीश महल हैं, जो उसकी भ्रष्टाचार की कहानी कह रहे हैं, जो उसके चारित्रिक पतन की कहानी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।